Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके सामने इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने कई सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ा है। कई सारे प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स और कई सारे थेरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी हमने सीरीज़ बनाई थी और वो सीरीज़ आप सभी के सामने रख दी थी। अगर आप उन सारी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल पर जाकर उन सारी सीरीज़ को आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कई सारी सीरीज़ है यहाँ पर दोस्तों, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। हर चैप्टर के क्वेश्चंस का इन्वॉल्वमेंट हमारी इस सीरीज़ में आए, ऐसे मेरी कोशिश है। आप इन सीरीज़ को अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और जो नीडी स्टूडेंट्स है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए के और इकोनॉमिक्स की ये सीरीज़ तो बीए और एमए के स्टूडेंट्स को भी बहुत यूज़फुल रहेगी, तो उनके साथ ये सीरीज़ को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट सीरीज़ के साथ। सो लेट्स बिगिन विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व as used in economic theory is relevant only for the case of oligopoly competition, perfect or pure competition, monopolistic competition, monopoly। अब जो सप्लाई कर्व की जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक थ्योरी में, वो रेलिवेंट होती है सिर्फ परफेक्ट या प्योर कंपटीशन में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और उनको मैच करना है हमें। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, वैल्यू ऑफ कैपिटल, एशियन ड्रामा, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। और दूसरे कॉलम में हमें जो है वो थिंकर्स के नाम दिए गए हैं कि ये जो कंसेप्ट है कौन सी थिंकर ने लाई है, उस हिसाब से हमें इन पेयर्स को मैच करना है। गुनार माइड्रिल, जे.के. गिलिबर्थ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.आर. हिक्स, एडम स्मिथ। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं ए, बी, सी, डी, जिसमें इन पांचों जो कोई फर्स्ट कॉलम में ऑप्शंस थे और सेकंड कॉलम में जो 1 2 3 4 5 ऑप्शंस है, तो उनकी हमको पेयर्स को मैच करना है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हमें दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने ही प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को जनरेट किया था। सो ऑप्शन ए के लिए थर्ड की पेयर बैठती है। उसी के साथ साथ डायमंड वाटर पैराडॉक्स जो है, वो डायमंड वाटर पैराडॉक्स हमें दिया गया था एडम स्मिथ ने। सो बी की पेयर बैठती है 5 के साथ। वैल्यू एंड कैपिटल की जो पेयर है वो बैठेगी जे.आर. हिक्स के साथ। उसी के साथ एशियन ड्रामा जो है, एशियन ड्रामा गुनार मैड्रिल ने दिया है। सो ऑप्शन डी के साथ 1 बैठेगा। और लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, वो लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स हमें दी है जे.के. गैलिबर्थ में। सो जे.के. गैलिबर्थ की जोड़ी बनेगी ई के साथ। तो ए के साथ 3 जाएगा, बी के साथ 5 जाएगा, सी के साथ 4 जाएगा, डी के साथ 1 जाएगा और ई के साथ 2 जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे डी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एन इंक्रीज इन सप्लाई कैन बी कॉज्ड बाय अ राइज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अ राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ सेलर। अगर बाकी सारी चीज़ों को इक्वल रखा गया, तो अगर सप्लाई में इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज किस चीज़ से कॉज हुआ है। सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आ गई है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फिर से यहाँ पर मैच द पेयर्स आया है, जिसमें हम देखेंगे ए कॉलम है और बी कॉलम है। अब ए कॉलम में हमें दिया है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हॉरिजॉन्टल, पहला जो कॉलम है उसमें हमें देखने मिलता है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, देन कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। सेकेंड कॉलम जो है उसमें दिया है हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, पॉजिटिवली स्लोप्ड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, निगेटिवली स्लोप्ड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व की पोजीशन हमें दी गई है और उसी के साथ साथ हमें
इंडस्ट्री की पोजीशन भी दी गई है। तो इनके जो पेयर्स हमें मैच करने हैं वो हमें इस तरह से, अब इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री जहाँ पर रहती है वहाँ पर हमें देखने मिलता है कि पॉजिटिवली स्लोप लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है। तो ए के साथ पेयर बैठेगी 2 की। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री जहाँ पर होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि निगेटिव स्लोप होगा लॉन्ग रन सप्लाई का, सो बी के साथ 3 जाएगा। उसी के साथ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री जहाँ पर रहेगी वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व रहेगा, सो सी के साथ पेयर जाएगी 1 की। सो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस has the potential to yield economic benefits to society when diseconomies of scale exist, barriers to entry are absent, there are no good substitutes for a product, many firms serve a given market। अब जो हमारा बिजनेस है उसकी जो डायरेक्ट रेगुलेशंस होते हैं और जो पोटेंशियल यील्ड होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का सोसाइटी के अगेंस्ट, वो कब होता है? तो तब जब भी हमारे जो गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर कोई अच्छा सब्सटीट्यूट नहीं होगा तब ये पॉसिबल होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिवील्ड प्रिफरेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, यूटिलिटी एंड डिमांड, द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस, ऑब्जर्व्ड कंज्यूमर बिहेवियर। अब जो रिवील्ड प्रिफरेंस थ्योरी है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? तो वो है ऑब्जर्व्ड कंज्यूमर बिहेवियर पर बेस्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन वुड एक्सेप्ट अ फर्म टू क्लोज डाउन रादर दैन कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट पीरियड इफ वेरिएबल कॉस्ट्स वेयर टू फॉल बिलो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू वेयर लेस दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू वेयर मोर दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट्स वेयर टू राइज अबाउ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारी जो फर्म चल रही है वो फर्म को कंटिन्यू करना शॉर्ट पीरियड में कंटिन्यू करने के बजाय अगर उसे हम क्लोज डाउन करने की बात अगर करते हैं या फिर उसको एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ये वाली चीज़ कब हैपन होती है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म में एक बिज़नेस है वो बिज़नेस को हम कंटिन्यू प्रोडक्शन में कंटिन्यू करने के बजाय अगर बंद करने की सोचे, तो ये वाली चीज़ अराइज होती है जब भी हमारे जो टोटल रेवेन्यू होते हैं वो कम हो जाते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट से। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट नहीं मिला रहे हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन करने में कोई मतलब नहीं बनता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फॉलिंग, राइजिंग, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो ऑलवेज फॉलिंग होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, फॉलिंग होता है। So this is the correct answer. Next, the law of diminishing returns depends on the assumption that land is the factor kept constant, the state of technical knowledge is unchanged, total output is constant, average output declines faster than marginal output. अब जो लॉ है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, उसका बेसिक अजम्पशन क्या है? तो उसका बेसिक अजम्पशन ये होता है कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस स्टेट में टेक्निकल नॉलेज जो होगा वो टेक्निकल नॉलेज अनचेंज्ड होगा, यानी कि टेक्निकल नॉलेज में किसी भी तरह का के कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 is the algebraic expression of information is insufficient. Marginal revenue, the change in total revenue when there is a change in quantity sold of the product. The addition to total revenue earned by selling n units of product instead of n minus 1 units. None of the above. अब ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? तो यहाँ पर हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू को ये बताता है जब भी चेंज होता है हमारी टोटल रेवेन्यू में, जब चेंज होता है क्वांटिटी सोल्ड में, उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सोल्ड की जा रही है तब। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ एन ऑप्टिमम प्लांट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ऑप्टिमम आउटपुट। अब जब भी फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूस कर रहा हो तो
वो एक ऑप्टिमम प्लांट प्रोड्यूस करता है, प्लांट के साथ प्रोड्यूस करता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if marginal cost is above average variable at a time when output is rising, then average variable cost is falling, average variable cost is rising, average total cost is falling, average total revenue is rising. अब जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आ जाती है एट द टाइम ऑफ आउटपुट राइजिंग, जब भी आउटपुट राइज होते हैं उस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर चली जाती है, तो उस टाइम पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी राइजिंग होती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, equilibrium of monopolist will never lie below the middle point of the average revenue curve, because below the middle point elasticity of demand is less than 1, marginal revenue is negative, both A and B, market laws cease to be operate. अब जो मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम होता है वो कभी भी मिडल पॉइंट जो होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व का, उस मिडल पॉइंट के बिलो नहीं होता है, क्योंकि मिडल पॉइंट के बिलो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी लेस देन 1 हो जाती है. सो ये दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस was given scientific touch by Slutsky in 1915, F.Y. Edgeworth in 1881, Irving Fisher in 1982, Alfred Marshall in 1921. अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जो कंसेप्ट है उसे एक साइंटिफिक टच दिया गया था F.Y. एडजवर्थ ने 1881 में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, in monopoly, the relationship between average revenue and marginal revenue curves is as follows. Average revenue curve lies above the marginal revenue curve. Average revenue curve lies below the marginal revenue curve. Average revenue curve coincides with the marginal revenue curve. Average revenue curve is parallel to the marginal revenue curve. अब जब भी मोनोपोली में हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को देखते हैं तो उनमें जो रिलेशनशिप होगी वो रिलेशनशिप क्या होगी, तो मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर आ जाता है, ऊपर रहता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एनी सप्लाई कर्व विच इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन whatever its slope will possess an elasticity which is less than 1, an elasticity which is greater than 1, a unitary elasticity of supply, an elasticity which is greater than 0. अब कोई भी सप्लाई कर्व है जो स्ट्रेट लाइन पर पासिंग कर रहा है और थ्रू द ओरिजिन, अब उसका स्लोप जो चाहे हो, तो वो क्या डिपिक्ट करता है, तो वो डिपिक्ट करता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोपोली प्रोड्यूसर हैज़ कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन बट नॉट प्राइस, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, प्राइस एंड कंज्यूमर्स, control neither on production nor on price, control over production as well as price. अब मोनोपोली में प्रोड्यूसर जो है उस प्रोड्यूसर का कंट्रोल प्राइसेस पर तो होता ही है, साथ ही साथ प्रोडक्शन पर भी होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑन एन इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व शोज levels of satisfaction among which the consumer is indifferent, the optimum level of satisfaction, the higher level of utility, the same lower level of satisfaction. अब जो इंडिफरेंस मैप होता है उसमें जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व शो करता है हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? द स्लोप ऑफ द आइसोक्वेंट्स रिप्रेजेंट द MRTS. The MRTS of the input x and y is equal to MP into MPx divided by MPy. The elasticity of substitution between two inputs x and y is proportionate change in the ratio of two inputs divided by proportionate change in MRTS. If
degree of homogeneity is greater than 1, the production function is increasing returns to fixed factor. अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें बताना है. अब जैसे कि हमें दिखाया गया है कि स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट्स रिप्रेजेंट द MRTS, ये करेक्ट है. द MRTS ऑफ द इनपुट्स x एंड y इज इक्वल टू MPx डिवाइडेड बाई MPy, ये भी करेक्ट है. The elasticity of substitution between two inputs x and y is proportionate change in the ratio of two inputs divided by proportionate change in the MRTS. ये statement भी correct है. If the degree of homogeneity is greater than 1, the production function is increasing returns to fixed factor. ये correct नहीं है. So option 1, 2 and 3 are correct. So option D में जहाँ पर दिखा गया है तो D option हमारा आंसर होगा. Next question, when the total revenue curve and total cost curve are parallel and total revenue exceeds total cost, total profit is minimized, normal profit is minimized, total profit is maximized, normal profit is minimized. अब जब भी टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व पैरेलल होते हैं और टोटल रेवेन्यू एक्सीड करता है टोटल कॉस्ट को, तो उस समय पर टोटल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कमस्टेंस इन विच इट माइट पे अ मोनोपोलिस्ट टू कट द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट इज वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन मार्जिनल कॉस्ट, his advertising costs are increasing, average cost seem about to fall. अब वो सर्क्यूमस्टेंसेस जहाँ पर एक मोनोपोलिस्ट अपने जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है उन प्राइसेस को कट कर सकता है, यानी कि रिड्यूस कर सकता है, तो वो कब होगा? तो वो तब होगा जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट फॉल करता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फ्रॉम द रिसोर्स एलोकेशन व्यू पॉइंट, perfect competition is preferable because there is no restriction on entry and exit of firms. There is a whole variety of output produced. The firms operate at excess capacity levels. There is no idle capacity. अब जो रिसोर्स एलोकेशन के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन एक प्रिफरेबल स्टेज होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आइडल कैपेसिटी नहीं होती है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पुट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रिवील्ड प्रिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व. अब यहाँ पर दिए गए ये जो बेसिस है, इन बेसिस को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट. तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रहेगा लॉ ऑफ डिमांड. पहले हम डिमांड के बारे में बात करेंगे. फिर होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जब भी डिमांड आएगी फिर उसके बाद जब भी हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो वो डिमिनिशिंग हो जाती है. फिर आता है लॉ ऑफ इनडिफरेंस, देन कम्स टू इनडिफरेंस कर्व एंड फिर आता है रिवील्ड प्रिफरेंस कर्व. सो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो इस तरह से रहेगा 1, 3, 2, 5, 4. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी. अब अगर टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो अगर फॉल कर रहा है तो वो क्या दिखाता है? अगर फॉलिंग है, डाउनवर्ड्स है, तो टोटल यूटिलिटी कर्व ये दिखाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव हो रही है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द कॉस्ट कंडीशंस, a monopoly output will be higher and prices lower than under pure competition. Monopoly output will be lower and price higher than under pure competition. Monopoly output and price will be higher than under pure competition. Monopoly output and prices will be lower than under pure competition. अब जब कॉस्ट कंडीशंस दिए हुए होते हैं तो उस वक्त क्या होता है? तो मोनोपोली आउटपुट जो होता है वो लो होता है और प्राइसेस जो आउटपुट लो होते हैं एंड प्राइसेस हायर होती है प्योर कंपटीशन के कंपैरिजन में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज ए प्रोसेस ऑफ restricted entry and exit of firms,
free entry and free exit of firms, free entry but restricted exit of the firms, semi free exit but absolute free entry. परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि फ्री एंट्री होती है फर्म्स की और उसी के साथ साथ फ्री एग्जिट भी होती है फर्म्स की. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल occurs because larger scale provides greater specialization to various factors, according to Paul A. Samuelson, Alfred Marshall, Chamberlain, John Robinson. अब जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं स्केल के वो ऑकर होते हैं क्योंकि लार्ज स्केल जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर स्पेशलाइजेशन वेरियस फैक्टर्स को. ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दी थी चेम्बरलिन ने. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The change in total revenue resulting from the sale of one unit more of output means average revenue from a given output, marginal revenue from a given output, marginal revenue from a given input, marginal revenue from marginal cost. अब अगर टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है और वो भी क्योंकि आउटपुट से एक यूनिट ज़्यादा हमने सेल कर दिया है तो उसके बाद होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो गिवन आउटपुट से आता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अराइजेस व्हेन द कंज्यूमर बिकम्स आइदर बेटर ऑफ और वर्स ऑफ बिकॉज प्राइस चेंज इज नॉट कॉम्पनसेटेड बाय इनकम चेंज. व्हेन द कंज्यूमर इज बेटर ऑफ ड्यू टू अ चेंज इन इनकम एंड प्राइस. When income and price change, none of the above. अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में प्राइस इफेक्ट जो आता है वो किस वजह से आता है, तो वो आता है जब कंज्यूमर आइदर बेटर ऑफ या फिर वर्स ऑफ हो जाता है प्राइस चेंजेस के वजह से और कॉम्पनसेट हो जाती है इनकम चेंज की वजह से. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, more than 1, less than 1, equal to 0. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर एक से ज़्यादा होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा. सो मोर देन 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैन बी मेजर्ड बाय द फॉर्मूला P माइनस MC डिवाइडेड बाय P, यानी कि प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस, marginal revenue divided by average revenue minus marginal revenue, average revenue divided by average revenue minus marginal revenue, average revenue minus marginal revenue divided by marginal revenue. तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो मेजर होती है फर्स्ट फॉर्मूले से, यानी कि प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द सप्लाई कर्व ऑफ द शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव फर्म is the same as average variable cost curve, marginal cost curve, that part of marginal cost curve which equals or greater than average variable cost curve, average total cost curve. सप्लाई कर्व जो होता है शॉर्ट रन में कॉम्पिटिटिव फर्म्स का वो सेम होता है अपनी पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व के, जो कि इक्वल या फिर बड़ा ग्रेटर होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से. Option C is the correct answer. Next question. A centralized cartel is illegal in the US, behaves as the multi-plant monopolist if it wants to minimize the total cost of production, leads to the monopoly situation, all of the above. अब centralized cartel जो है वो illegal है US में, बिहेव करता है मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट जो मिनिमाइज कर देता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और मोनोपोली सिचुएशन को भी लीड करता है. तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर फिर से हमें मैच करना है, पेयर्स लगाने हैं. फर्स्ट कॉलम में हमें दिया गया है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज. दूसरा है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज दैट गिव कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व. देन a set of indifference curves, then point of tangency of a budget line and an indifference curve. दूसरे कॉलम में हमें दिया गया है इंडिफरेंस मैप, सेकेंडली इंडिफरेंस कर्व, थर्डली बजट लाइन एंड फोर्थ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम.
अब जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट वाली कॉलम को हमें सेकेंड वाली कॉलम के साथ मैच करना है। अब वेरियस कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज़ के जो कंज्यूमर्स परचेस कर सकता है वो है बजट लाइन। फिर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव्स कस्टमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, वो होता है इंडिफरेंस कर्व में। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये जो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और फोर्थ है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन एंड अ इंडिफरेंस कर्व, तो वो होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू द मार्केट एट गिवन प्राइस लीड्स टू a higher price and a contraction of demand, a lower price and a contraction of demand, a higher price and an expansion of demand, a lower price and an expansion of demand. अब बाकी की चीज़ें अगर इक्वल रहे तो जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में और गिवन प्राइसेस पे अगर उसमें डिक्रीज आ जाता है तो वो किस वजह से आता है, तो वो आता है हायर प्राइसेस की वजह से और डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व इज द सेम एज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, the right of the lowest point of the average variable cost curve, the left of the lowest point of the average variable cost curve, none of these. अब जो लोएस्ट पॉइंट होता है टोटल कॉस्ट कर्व का वो होता है राइट में लोएस्ट पॉइंट के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व विच कट्स द एक्स एक्सिस will have an elasticity less than 1 but not 0, unitary elasticity of supply, an elasticity greater than 1, zero elasticity of supply. अब सप्लाई कर्व जो है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में है वो होता है इलास्टिसिटी उसकी होती है लेस देन 1 लेकिन 0 नहीं होती है उसकी इलास्टिसिटी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the law of diminishing returns begins to operate, the total variable cost curve begins to fall at a decreasing rate, rise at a decreasing rate, fall at an increasing rate, rise at an increasing rate. अब जब भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को हम देखते हैं और वो जब बिगिन होता है तो वो किस तरह से ऑपरेट करता है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इंक्रीजिंग रेट में राइज होने लगता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व बट नॉट बाय स्लोप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। द स्लोप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व but not by slope of the total cost curve. The slope of the total fixed cost curve, and lastly either the slope of total variable cost curve or slope of total cost curve. अब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमें मिलती है स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और ना कि टोटल कॉस्ट कर्व के स्लोप से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शॉर्ट रन a firm would remain in business as long as which one of the following of the costs is covered? Fixed cost, total cost, variable cost, constant cost. अब शॉर्ट रन में जो बिजनेस फर्म है वो रिमेन रहती है जब तक कि उनकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर ना हो जाए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, in this way we have completed our first series here in which we have discussed multiple choice questions of our economics. These questions are helpful for your studies who are studying in commerce in the stream BCom, MCom, BBA, MBA. Even though those students, those who are pursuing for BA or MA in economics, they can also study these questions. So friends, हम फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज में जिसमें हम इकोनॉमिक्स के और कई क्वेश्चंस को देखेंगे और स्टडी करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू।